देखो, नेचर में 4 क्लासेस ऑफ इंटरेक्शन जो है, नेचर में 4 तरह के इंटरेक्शन पाए जाते हैं, 4 तरह के फोर्सेस तुमको पाए जाते हैं। फोर्सेस इन नेचर मैंने पहले भी पढ़ाया है। 4 तरह के पाए जाते हैं। एक तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी तुम पढ़े हो क्लास 10th में, पढ़े हो ना जी? हाँ हम्म सर। के Q1 Q2/R²। और मैग्नेटिक फोर्स ILB। फिर तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्सेस, और न्यूक्लियर फोर्सेस 2 तरह के हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक। ये तुम पढ़ोगे, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशन वाला तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो, मतलब 4 ये हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक मिला के 4 हो गया, ऐसे 3 में ही मैंने ये किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तुम्हारा कैसा फोर्स है? ये फील्ड फोर्स है ना जी? F=G m1 m2/R²। जी तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अभी आगे आते हैं, अभी आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी फील्ड फोर्स है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करूं 2 चार्जेस के बीच में, तो वो तुम्हारा के Q1 Q2/R² है। अनीशा ने पढ़ लिया होगा अपना इसमें, स्कूल के इसमें। हाँ सर। हाँ। और मैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तुम्हारा I करंट, L क्रॉस B है, और तुम्हारा और Q चार्ज इंटू V क्रॉस B। यहाँ B मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज, V वेलोसिटी। ये भी पढ़ाई हो गया है। नहीं सर, मैग्नेटिक वाला नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक खाली हुआ होगा। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलैरिटी है। दोनों ही फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है ना? दोनों ही मतलब प्रोडक्ट ऑफ, ये यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मास है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, ठीक है। और यहाँ ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। कहीं भी लेके चल जाओ, मून पे लेके जाओ, स्पेस में, यूनिवर्स में कहीं लेके चल जाओ, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये के जो है डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, जिस मीडियम में रखोगे उसके हिसाब से ये चेंज होता है। अलग अलग मीडियम में के का वैल्यू अलग अलग आ जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। हम्म दोनों होता है ना जी? सेम चार्ज रहेगा, लाइक चार्जेस, लाइक हाँ सर। चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये दोनों ही फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। दोनों के लिए तुमको पोटेंशियल एनर्जी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। होता है ना जी? हाँ सर। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है कौन कौन है तुम्हारे? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नहीं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तुम्हारा कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने क्या बोला था, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इधर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होता है ना जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो स्वप्निल, अभी पढ़ा है तुमने 10th में, पढ़ा है ना? एंड अनुभव समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये सब तुम पढ़े ही होगे। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है। फोर्स कंजर्वेटिव है तभी उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब देखो, अब इतना फोर्सेस इन नेचर हमने देख लिया। तो अब हम लोग आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। हम लोग ग्रेविटेशन को इन डिटेल्स पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या बोलता है ये कि अगर दो पॉइंट मासेस, एक सेकेंड, वो खैर एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी वैलिड होता है। m1 m2, और अगर ये r डिस्टेंस अपार्ट हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्ट करेगा वो फोर्स तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम होगा, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और इसके बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेकर के आओगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो आएगा तुम्हारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसके बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आ जाओगे तो आ जाएगा F इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, और अब ये तुमको आ गया। ये फोर्स ऐसा होगा। अब ये फोर्स कैसा एक्ट करेगा? इस पे तुमको ये फोर्स इधर एक्ट करेगा और इस पे तुमको ऐसे एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव है। देखो तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है जितना से उतना से ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बन रहा है ना जी? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये मतलब फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर रहा है इसके लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना जी? हाँ सर। इसको इस तरह से बोलो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में करोगे तो। और अब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा?
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही है ना जी। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अब ये फोर्स का हो जाएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहें, ठीक है छोड़ो वो तो, डायरेक्शन तो क्लियर ही है, क्या वेक्टर फॉर्म में करूं मैं, डायरेक्शन तो मैंने दे ही दिया, मैग्नीट्यूड नीचे है ही, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो तुमको दिख ही रहा है, ठीक है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे ये जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। ये जी का वैल्यू जो है तुमको कितना है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ये इसका वैल्यू है फिक्स्ड इन यूनिवर्स। किसी भी जगह पे लेके चल जाओ, मान लो अर्थ पे दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रहा है किसी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई वैल्यू से, तो मून पे लेके जाओगे तो भी उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, स्पेस में लेके जाओगे तो भी उतना सही अट्रैक्ट कर देगा, जीरो ग्रेविटी में लेके जाएगा ना तो भी उतना से ही अट्रैक्ट करेगा, दो बॉडी दो मासेस, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, और ये फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस है, ये बाद में देखोगे कि ये वैलिड रहता है फॉर कंटिन्यूअस बॉडी ऑल्सो। अगर तुम बॉडी के बाहर जो दो बॉडीज हैं दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं तो भी वैलिड रहता है, मतलब एक दूसरे के में फिक्स एक दूसरे में घुसे हुए नहीं है, अगर दो सेपरेट बॉडी हैं तो भी ये लॉ वैलिड होता है, लेकिन अभी जो है मैं दे रहा हूं ये फॉर पॉइंट मासेस। ये जो मैंने डिराइव करके दिया है तुमको ये फॉर पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब इसका मास है लेकिन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। पॉइंट मास यानी कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू मास। ठीक है, अब हो गया, तो अब मैं तुमको एक चीज पूछता हूं कि सपोज करो कि एक मास यहां m1 है, एक मास m2 है, और बीच में मैंने एक मास रख दिया m3, ठीक है, और m1 और m2 का जो सेपरेशन है इसको मैं r12 बोल दे रहा हूँ, और m1 और m3 का जो सेपरेशन है इसको मैं r13 बोल दे रहा हूँ, और ये तुम्हारा r32 है। और ये ऐसा एक लाइन में रखा गया है, एक ही लाइन में है, दैट मीन्स r13 प्लस r32 इक्वल टू r12 है, ये गिवन है तुमको। अब मुझे ये बताओ कि मास m1 को फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m1 ड्यू टू m2 क्या होगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे बताओ। बोलो जी, कुछ बोल नहीं रहा है। So m1 g into m1 m2 by 2r square. g इंटू m1 m2 बाय क्या, रेडियस r1 का। r12 रेडियस नहीं है, वो हाँ। सेपरेशन है, हाँ। ठीक हाँ है, सर यार तो ये बीच में तुमने दे भी दिया तो भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे ये बताओ इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये,
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसा है, ठीक है। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये कैसा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा, सही बोल रहे हो। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये कितना होगा, या रुक जाओ 1 ड्यू टू 3 करते हैं, ये कितना होगा? M1 G M1 M3 by बाय R13 square. R13 स्क्वायर। अनीसा समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो टोटल फोर्स ऑन 1 क्या हो जाएगा, यानी टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 अगर मैं निकालूं तो 1 पे कौन लगाएगा, 3 लगाएगा फोर्स और 2 लगाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन M1 जिसको मैं अगर लिख दूं F1 तो वो तुमको क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13, यही हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर कोई पूछेगा कि टोटल फोर्स ऑन 1 क्या होगा तो यही हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएंगे। हाँ सर। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, यूजिंग दिस एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें यही शो किया कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो चेंज कभी नहीं होगा। तुम कहीं भी लेके चले जाओ, बीच में कोई दूसरा पार्टिकल भी ले आओ, तुम बीच में तुम कोई दूसरा मीडियम ले आओ, तो भी वो फोर्स चेंज नहीं होना है। इसीलिए उसको बोला गया है, वो जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। एज लॉन्ग एज तुम्हारा मास के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे तुम उसको जहां भी लेके चले जाओ दुनिया में, पानी में ले जाओ, हवा में ले जाओ, आकाश में ले जाओ, पताल में ले जाओ, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो ये डन है। तो अब टर्म है तुम्हारा ग्रेविटी। ग्रेविटी अब काफी मतलब इजी है आगे का रास्ता। तो ग्रेविटी तुम्हारा जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें अगर एक बॉडी अगर अर्थ है तब उस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी इज स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, स्पेशल काहे के लिए बोलोगे, स्पेशल मत बोलो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two bodies when one body is earth, one body is earth, यानी अर्थ और किसी भी मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको तुम ग्रेविटी कहोगे। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अर्थ जो फोर्स लगाएगा उसको कहोगे ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है। ठीक है, चल अब ये ग्रेविटी का कहानी तो हमारा हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। रुक जाओ,
अरे यार, अगर यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक सेकेंड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब किसी ठीक है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन पॉइंट मास। ये 3 पॉइंट मासेस हैं। और इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हम्म तीनों पॉइंट मासेस पे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक केस है। मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन क्वांटिटी सॉरी मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो अब जो है क्या होगा, बोलो। इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगा F, और चूंकि जिससे मतलब वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, फिर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स लगेगा, तो दोनों का वैल्यू एफ ही है, मैग्नीट्यूड एफ है, क्योंकि सेपरेशन सेम है। तो जब तुम रिजल्टेंट फोर्स लोगे तो वो हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन, जो कि तुमको कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको तुम बोलोगे एफ नेट। और ये एफ नेट का वैल्यू तुम निकाल लोगे। ये क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट जो है इसके बाइसेक्टर से पास करेगा। तो जब ये 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होगा, और ये भी 30 डिग्री होगा। हम्म क्या हो जाएगा एफ नेट का वैल्यू, बोलो। एफ का वैल्यू कितना आएगा, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हम्म अब तुमको ये लेना है, एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट जो है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड वाला एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोसाइन कितना, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 2 एफ स्क्वायर फिर 1 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो 1 प्लस कॉस 60 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गया। कितना आ जाएगा, √3 एफ, जो कि √3 GM² ए स्क्वायर हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड तुम्हारे सामने है, यही आंसर है। सॉरी, मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन तुम्हारे सामने है, कि इस फोर्स से इस मतलब ये 30 डिग्री से पास करेगा, बीचों बीच पास करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब ये हो गया, हाँ सर। तो तुम्हारा होमवर्क है कि मान लो मैंने दे दिया अब स्क्वायर, स्क्वायर पे चारों कॉर्नर पे मैं पॉइंट मास बैठा दूंगा। मैंने पॉइंट मास दे दिया स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे। एक सेकंड, और ये स्क्वायर है।
सर √2f हो जाएगा। हाँ सही बात है, √2f तो हो जाएगा, लेकिन f का वैल्यू gm²/a²। करेक्ट करेक्ट। सीधे हो जाएगा, ये तो होमवर्क तो देने का जरूरत ही नहीं पड़ा है, तो सीधा 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 आंसर आ गया। ये सर ये ऐसे। बनाए थे। अच्छा बनाया था तुमने। और रिजल्टेंट इसका ऐसा, रिजल्टेंट दूसरे कलर से करता हूँ, रुक जाओ। ये सर ऑपोजिट एम वाले में नहीं होगा कोई फोर्स? हाँ होगा ना, सब पे होगा, सब पे यही फोर्स होगा, एनी वन बोला है, सब पे यही फोर्स होगा। एक सेकंड। मतलब सर डायगोनल जो एम एम है उन दोनों के बीच फोर्स होगा ना सर? हाँ होगा, √2f ही नहीं होगा, गलत हो सर गया वो डायरेक्ट तुम्हारा। ऐड हो जाएगा ना? हाँ वो सीधा ऐड हो जाएगा, अब √2f नहीं होगा, अनीशा गलत हो गया तुम्हारा। कि एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, कि ये वाला फोर्स जो है ये भी कुछ होगा, ये कुछ होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट तुम्हारा, इसको चलो मैं बोल देता हूँ F1, ये तुम्हारा F2 जो है तुम्हारा, ये है इन दोनों के बीच में है। तो रिजल्टेंट तुमको हो जाएगा ऐसा, एफ नेट। तो एफ नेट का मैग्नी, एक सेकेंड, एफ नेट जो है तुम्हारा हो जाएगा √2f1 प्लस F2। F1 इन दोनों के बीच में है, तो F1 का वैल्यू gm²/a², और F2 जो है इन दोनों के बीच में है, तो ये सेपरेशन कितना है, √2a है, ये डायगोनली। हाँ सर। हाँ gm²/√2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेशन जो यहाँ से यहाँ √2a है। तो अब तुम्हारा gm²/a² ले लो, इधर तुम्हारा √2 और इधर तुम्हारा +1/2, तो ये आंसर होगा। समझ में आया अनीशा? हाँ सर। कहाँ गलती किए थे समझ में आ गया, एक फोर्स छोड़ दिए थे, इसके बीच, इसके बीच, और इसके बीच भी तो होगा। वो छूट गया था, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अरे जब ये हो ही गया, मुझे होमवर्क देना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ होमवर्क। क्वेश्चन, ये रेगुलर पेंटागन है, उसका ये सेंटर है। रेगुलर पेंटागन है और हर कॉर्नर पे मास है एक। रेगुलर पेंटागन है, साइड ए है, और यहाँ पे एक मास जो है कैपिटल एम रखा हुआ है ओ पे, तो इस मास पे, ओ पे जो मास है कैपिटल एम, उस पे कितना फोर्स लगेगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट मास m kept at center O of regular pentagon with point masses m at its corners। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, कल ये दे दोगे।